यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के संविधान के उद्देश्य का अथवा प्रस्तावना के बारे में बताएंगे। आप जानते हैं कि किसी भी परीक्षा में आप छोटे लेवल का हो, रेलवे, एसएससी, एयरफोर्स, नेवी, लोक आयोग, संघ लोक आयोग, सभी में आपके संविधान से 10 क्वेश्चन, 7, 8, 9 या 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन पर हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। आइए हम बात करते हैं भारत के संविधान के प्रस्तावना या उद्देश्य क्या होगा। भारतीय संविधान के उद्देश्य का अथवा प्रस्तावना, उद्देश्य का अथवा प्रस्तावना का क्या तात्पर्य है। हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, कोई भी पाठ पढ़ते हैं, आप देखे होंगे कि पहला पाठ में किताब में प्रस्तावना शब्द लिखा होता है। प्रस्तावना का तात्पर्य है कि जो उस पाठ में दिया गया है उसका मूल उद्देश्य क्या है, मूल आदर्श क्या है। उसी प्रकार भारतीय संविधान में एक उद्देश्य का या प्रस्तावना दिया गया। प्रस्तावना का मतलब है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है, उसमें क्या उद्देश्य है। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य का संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। तो जो उद्देश्य का लेकर वो आए थे संविधान सभा में और जो उन्होंने बताया था, जो कहा था, उसी को संविधान के उद्देश्य का माना गया। आइए हम बात करते हैं संविधान के उद्देश्य का को। यहाँ पर एक एक शब्द आपके क्वेश्चन बनते हैं, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है और उन शब्दों का अर्थ आपके एग्जाम में, परीक्षा में शब्दों के अर्थ के बारे में पूछा जाता है और ये कहाँ से लिया गया सब हम चर्चा करते हैं। तो आइए हम देखते हैं भारत की पहले प्रस्तावना यह उद्देश्य का है क्या। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को। अब ये जो 3 लाइन दिया गया इसका पहले अर्थ समझते हैं। हम भारत के लोग, यहाँ पर बात किया गया हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग माने भारत की जनता। अब आपके प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान के अधीन समस्त शक्ति या केंद्र बिंदु अथवा स्रोत क्या है, यानी जो संविधान का जो स्रोत है, जो मूल स्रोत है या शक्ति है, वो किसमें निहित है। तो जो शक्ति निहित है हम भारत के लोग यानी जनता। अगर प्रश्न आता है कि संविधान की शक्ति या केंद्र बिंदु कहाँ है, तो हम भारत के लोग यानी जनता में निहित है। अगला इसमें देखते हैं कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहाँ एक शब्द दिया गया है प्रभुत्व संपन्न। अब आपके परीक्षा में पूछा जाता है प्रभुत्व संपन्न क्या क्या तात्पर्य है। आगे है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी हम भारत के लोग भारत को किस प्रकार बनाएंगे, यह संविधान का स्वरूप कैसा होना चाहिए। संविधान का स्वरूप में पहली बात कहा गया है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि यह जो संविधान है इसमें यह किसी भी बाह्य नियंत्रण से मुक्त है, यानी इस पर किसी बाह्य विदेशी नियंत्रण नहीं होगा। जो भी हम नीति बनाएंगे, आंतरिक नीति या विदेशी नीति, वो हम बनाने के लिए स्वतंत्र है। हम किसी भी अंतरराष्ट्रीय समझौता के मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी हम प्रभुत्व संपन्न, हम अपने आप में संपन्न है। हम लोग किसी भी बाह्य देशों से नियंत्रित नहीं होंगे। अब इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। अब यहाँ पर शब्द हम बात करते हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। यहाँ पर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और यहाँ पे एक शब्द है राष्ट्र की अखंडता। यह संविधान के उद्देश्य का प्रस्ताव में नहीं था, इसको परिवर्तित किया गया, तो उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन हम बात करते हैं कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है। तो समाजवादी का जो अर्थ है शाब्दिक तात्पर्य है लोकतांत्रिक समाजवाद से, अर्थात सभी लोगों को राजनीतिक और आर्थिक समानता प्रदान करना, यानी किसी विशेष वर्ग का शोषण नहीं किया जा सकता। यानी समाजवादी शब्द या समाजवादी संविधान में जो रखा गया है उसका शाब्दिक अर्थ है
कि सबके लिए एक समान, यानी राजनीतिक और आर्थिक समानता उसको प्रदान करना है। अगला है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, यह जो हमारा भारत देश है यह पंथ निरपेक्ष को अपनाया है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत की कोई अपने धर्म नहीं है, यानी सरकार का कोई अपना धर्म नहीं है और किसी भी धर्म का वो संरक्षण प्रदान नहीं कर सकता है, यानी किसी धर्म को संरक्षण नहीं दे सकता है। यानी यहाँ पर जो हमारा भारत है वह पंथ निरपेक्ष देश है। अगला है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब है कि सरकार का पूरा अधिकार जनता में निहित है। यहाँ पर जो सरकार बनाई जाती है जनता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव के द्वारा यह सरकार बनती है, तो यह जो जनता है यानी सरकार जो है वो जनता में निहित है, यानी जनता द्वारा बनाई जाती है। इसलिए यहाँ पर जो शासन व्यवस्था होगा वो लोकतांत्रिक होगा। बात करते हैं कि गणराज्य। अब गणराज्य का मतलब है यह जो देश है यहाँ जो शासन होगा वह वंशानुगत नहीं होगा, यानी एक वंश के बाद दूसरा वंश नहीं होगा, यानी यहाँ पर किसी वंश का शासन नहीं होगा। यहाँ पर चुनाव होगा और चुनाव के अनुसार जो भी सरकार आएगी, जो भी जनता उसको चुनेगी, वह देश पर शासन करेगा, यानी यह वंशानुगत नहीं होगा। अब ये जो शब्द है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक है एकता और अखंडता, ये अखंडता शब्द ये 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में, 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में इन तीन शब्दों को समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता को जोड़ा गया है। आगे मैं बात करूंगा कि ये उद्देशिका में प्रस्तावना में कैसे संविधान संशोधन किया गया, लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कि शब्दों के अर्थ के बारे में भी, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और यहाँ पर गणराज्य तथा अखंडता शब्दों को यहाँ पर मैंने बताया। आगे हम बात करते हैं कि ये जो उद्देशिका है उसमें लिखा गया है उसके समस्त नागरिकों को, उनके समस्त नागरिकों जनता को क्या क्या मिलना चाहिए, यानी स्वरूप इसका क्या है। ये स्वरूप बता रहा है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। वहां के जो नागरिक है उन नागरिक को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास। विचार, अपना विचार रखने का स्वतंत्र है, अभिव्यक्ति बोलने की स्वतंत्रता है, विश्वास, धर्म और उपासना, वह किसी धर्म को मान सकता है, उपासना कर सकता है। स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यानी सबको समान रूप से अवसर मिलना चाहिए। यानी हमें देख रहे हैं कि उद्देशिका में यहाँ जो बात की जा रही है वह मौलिक अधिकार की बात करे, यानी इसका जो स्वरूप उसमें दिया गया है वो मौलिक अधिकार की बात है, यानी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म की उपासना उसको स्वतंत्र है और उनको प्रतिष्ठा और अवसर की भी समानता मिलनी चाहिए प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा यानी किसी भी व्यक्ति की गरिमा को हनन नहीं कर सकता है, यानी उसके मौलिक अधिकार को नहीं छीना जा सकता है। इस संविधान स्पष्ट उद्देशिका में यह बात कही गई है। हाँ, अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्च शुक्ल 7वें संवत 2006 विक्रमी को एक्टर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत किया गया, यानी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अपनाया गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को लागू किया गया। अंकित, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, यानी इसको हम नियम को मानने के लिए तैयार है और आत्मर्पित अपने आप पर लागू करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रस्तावना की कुछ मुख्य बातें थी। यहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 ईस्वी सर्वोच्च न्यायालय में जो केस हुआ था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उसके बाद बेरुवारी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि
सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। 1960 ईस्वी में भी जो बेरोबारी यूनियनवाद हुआ था, जो केस हुआ था, उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973, यानी 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती बनाम में जो केस हुआ था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना और इसीलिए विधायिका यानी संसद उसमें संशोधन कर सकती है। यानी 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती बनाम के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन संसद कर सकती है। इसी अनुसार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में संसद ने कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को उसमें जोड़ा गया। यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में संविधान की प्रस्तावना में इन शब्दों को जोड़ा गया है। पांचवा है प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। यह जो विचार व्यक्त किया गया अलादे कृष्णा स्वामी अयंग के अनुसार, उन्होंने कहा कि जो प्रस्तावना है हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। उसी प्रकार कुछ विदों ने, संविधानविदों ने अपना विचार व्यक्त किया है। जैसे N.A. नानी पालकीवाला ने ये कहा कि संविधान परिचय पत्र है, यानी संविधान का जो परिचय पत्र है वह प्रस्तावना है। संविधान के परिचय पत्र प्रस्तावना, उसने क्या क्या, संविधान का परिचय पत्र क्या है, उसका उत्तर होगा प्रस्तावना। किनका विचार था? N.A. यानी नानी पालकीवाला का। उसी प्रकार कुछ विदों ने प्रस्तावना को इस प्रकार कहा है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा का प्रश्न आता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आप उत्तर लिखेंगे प्रस्तावना या उद्देश्य का। उसी प्रकार है कि संविधान की कुंजी किसे कहते हैं, तो संविधान की कुंजी प्रस्तावना या उद्देश्य का कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा। तो अगर प्रश्न आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो उसमें हम उत्तर लिखेंगे अनुच्छेद 32 अथवा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। अब हम यहाँ देखते हैं कि संविधान की उद्देश्य का अथवा प्रस्तावना है क्या। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब हम बात करते हैं संविधान के उद्देश्य पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जिसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है संविधान का स्रोत भारत की जनता है। दूसरा, भारत की जनता ने अपनी संपूर्ण इच्छा को इस संविधान के माध्यम से व्यक्त किया है। तीसरा है भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य बनाने का निश्चय किया गया है। चौथा है संविधान के उद्देश्य में प्रभुत्व संपन्न शब्द का तात्पर्य है कि भारत आंतरिक या बाह्य दृष्टि से किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है
और प्रभुत्व संपन्नता भारत की जनता में निहित है। पांचवा है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्दावली को संविधान के उद्देशिका में 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। छठवां समाजवाद तथा अखंडता शब्द भी संविधान की उद्देशिका में 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। सातवां संविधान के उद्देशिका में गणतंत्र शब्द का तात्पर्य है कि भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा। आठवां संविधान का उद्देश्य लोगों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, विचार, मत, विश्वास तथा धर्म की स्वतंत्रता, पद एवं अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता के लिए बंधुत्व को प्रदान करना है। 9 है संविधान के उद्देश्य का अथवा प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। 10 में बात करते हैं। सुभाष कश्यप के अनुसार संविधान शरीर है तो प्रस्तावना या उद्देश्य का उसकी आत्मा। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अटालिका। एक प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? उत्तर होगा अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। करते हैं अनुच्छेद 32 की। अनुच्छेद 32 में दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके संदर्भ में सर्वोच्च यानी उच्चतम न्यायालय को 5 तरह के रिट निकालने की शक्ति प्रदान किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।